हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस एग्जाम टिप्स। एमटीएस एग्जाम की आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक ऐसे चैनल पर आप लोग हैं जहां पर थोड़ी सी स्ट्रेटजी के साथ मैं आपको प्रिपरेशन कराता हूं। और ये रैंडम वीडियोस मैं बनाने में विश्वास नहीं रखता कि प्रीवियस ईयर की पूरी सीरीज चला रहे हो और उसमें इतना सब कुछ क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है, इतने याद कर पाना, टैकल कर पाना मुश्किल है। ठीक है, एग्जाम तक सस्टेन कर पाना। मेरी अप्रोच थोड़ी सी अलग है। मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स के थ्रू एक एनालिसिस करा के बता दूंगा कैसे चीजें चलती हैं, कैसे आपको कुछ टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान देना है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। एक आज की जो वीडियो अपलोड हो रही है इससे जस्ट पहले एक वीडियो है जहां पर मैंने एमटीएस 2024 की टफेस्ट शिफ्ट सॉल्व कराई है। अगर आपको कुछ नहीं करना मेरे चैनल से तो एटलीस्ट उस वीडियो को जरूर देख लेना। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो सबसे टफेस्ट शिफ्ट थी। उसमें मैंने 37-38 नंबर शायद स्कोर किया था और इतने स्कोर में आराम से आपको एक जॉब मिल जाएगी फाइनल। ठीक है, इतने में आराम से जॉब मिल जाएगी आपको। ये जीएस सेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इंग्लिश का तो खैर वो आसान पेपर था, वो आराम से स्कोर हो जाएगा, आराम से जॉब मिल जाएगी। इस वीडियो को जरूर देख लेना कि मैंने पेपर अटेम्प्ट कैसे करा था। ठीक है, क्वेश्चन उसमें भी बहुत ऊटपटांग थे। टफेस्ट शिफ्ट है तो ऊटपटांग क्वेश्चन जरूर होंगे, लेकिन एक बार सीख लेना कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करते हैं, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट स्किप करते हैं। मैंने 5 क्वेश्चन लगातार स्किप कर दिए थे स्टार्टिंग में। इतने में बच्चे का बस टूट जाता है, जितना उसका कॉन्फिडेंस होता है ब्रेक हो जाता है। छठे क्वेश्चन से मेरे को सारे क्वेश्चन आते थे, मोस्टली 2-4 क्वेश्चन लाइन से आने लगे। फिर इसी चीज को थोड़ा सीख लेना। आज की वीडियो से जस्ट पहले की वीडियो है तो इस चीज को आप संज्ञान में ले लेना। आपको ना पता हो तो मैं आपको बता दिया, इसलिए मैंने ये पॉलिटी की। इससे पहले मैंने ज्योग्राफी की वीडियो बनाई थी, प्लेलिस्ट में बना दूंगा उसकी पूरी, तो वहां पर जाकर प्रीवियस ईयर की देख लेना। टॉप क्वेश्चंस की मैं बता दूंगा ताकि एक फ्यूचर की स्ट्रेटजी बना सकें 2025 के लिए कैसी क्या चीजें करनी है हमको, वो यहाँ से पता चल जाएगा। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सीधा। राइट ऑफ अ प्रिजनर फॉर स्पीडी ट्रायल। आपको पता होगा कि जब तक चार्जशीट दायर नहीं होती तब तक उस पर कोई मुकदमे नहीं होते, उसकी सजा नहीं तय होती, तब तक उसको जेल में रखा जाता है, जुडिशियल कस्टडी में। अब वहां पर है उसको स्पीडी ट्रायल होना है क्योंकि लोग सालों काट देते हैं जेल में। स्पीडी ट्रायल होना है तो वो कौन सा फंडामेंटल राइट है। पहली बात, फंडामेंटल राइट चैप्टर से क्वेश्चन है। ठीक है, हमको पता होना चाहिए किस पार्ट में कितने फंडामेंटल राइट्स होते हैं और एक्जैक्टली उनके कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। अब स्पीडी ट्रायल वाला जो आता है वो राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 में फॉल करता है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा आर्टिकल, देखो आर्टिकल से क्वेश्चन आ रहा है, ये वाला फंडामेंटल राइट से था, ये आर्टिकल से क्वेश्चन है। आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर आपको इतना पता होगा प्राइम मिनिस्टर जो पीएम है उनका आर्टिकल कौन सा है, बस इतना अगर आपको पता है ना, आप आंख बंद करके इस आर्टिकल नंबर ऑप्शन नंबर ए पे टिक मार दोगे। और मजे की बात है ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, 2023 में भी आया, 22 में भी आया, 1000 बार रिपीट करते रहते हैं। पीएम का आर्टिकल पूछ लेंगे, अटॉर्नी जनरल का पूछ लेंगे, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल आर्टिकल 48, आर्टिकल 76 सीएजी का, सॉरी आर्टिकल 76 इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, एजीआई का आर्टिकल ये है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये कैग का आर्टिकल है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, पार्लियामेंट के जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो पूछ लेंगे। एक सीएजी से आगे क्वेश्चन आया भी हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा, सॉरी इससे अटॉर्नी जनरल से अभी आगे मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यही 49 नंबर बगल में लगा दिया इसको। ठीक है, तो ये कह रहा है अटॉर्नी जनरल जो है वो पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, चाहे वो अपर हाउस लोअर हाउस में हो रही हो, वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। कौन सा आर्टिकल ये बात कहता है, तो आर्टिकल 76 तो हमें पता चल चुका कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का है। ठीक है, आर्टिकल 88 ये बात कहता है कि अटॉर्नी जनरल पार्टिसिपेट कर सकता है। ये बात जब आप पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ोगे ना, उसमें मेंशन है, इतनी सी बात मेंशन है कि आर्टिकल 88 के अंतर्गत ऐसा ऐसा वो कर सकता है। वोट नहीं कर सकता वो, ठीक है, जो वोटिंग नहीं होती कोई बिल पास करने के लिए, वो वोट नहीं कर सकता, बट वो पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 91st अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत क्या कहा गया कि जो आपको पता होगा कि कुछ मंत्री परिषद होता है, ठीक है, मतलब एक कैबिनेट होता है, तो उसमें कुछ मंत्री लिए जाते हैं। टोटल जैसे जितने भी सांसद हैं उन सांसदों में से कुछ लोग मंत्री बनाएंगे, तो कितने परसेंट होते हैं वो। ठीक है, 15% होती है वो उसकी वेटेज। तो आसान क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ऐसा ही विधानसभा में होता है, ऐसा ही आपका लोकसभा में होता है कि 15% जो मेंबर है लोकसभा के वो मंत्री बन सकते हैं। आसान क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन अगेन। आसान में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको ये डर ना लगे, क्योंकि लोग एमटीएस में बोल देते हैं कि कुछ भी आ रहा है, उठपटांग, कुछ भी उठपटांग आ रहा है। ये ऐसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन जब आएंगे ना, ये आपके 12 से 13 क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, जब इतना उठपटांग पेपर आया तब 12 से 13 क्वेश्चन ऐसे, कुछ इसमें आएंगे, कुछ ज्योग्राफी में आएंगे, कुछ हिस्ट्री में आएंगे, यही मिलकर 12-13 क्वेश्चन बन जाएंगे। यही आपके 39 से 40 नंबर आ जाएंगे। छोटी बात है 40 नंबर लाना, और इंग्लिश आसान आ रही है, इजीली आप एग्जाम टैकल कर लोगे। लेकिन लोग आपको घबराएंगे, उनको कुछ ना कुछ बेचना है ना, तो वो ऐसा करेंगे आपको। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ बस समझो मेरी बात जो मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी आपको स्टार्टिंग में शायद इतना ना समझ आए, रिलेट कर लोगे आप लोग। ऑप्शन नंबर सी एंड डी में मैंने क्यों टिक मार दिया, क्योंकि मुझे जाहिर सी बात है डायरेक्टली पता है कि रिपीटेड क्वेश्चन, पहली बात तो रिपीटेड है। अब मैं रिपीटेड का भी स्क्रीनशॉट लगा दिया करूंगा साथ में, ताकि आपको थोड़ा सा विश्वास हो जाए। 1995 में सिटीजनशिप एक्ट आया था, उसको रिपील करके 2003 में आ गया था। अभी डायरेक्टली क्लिक कैसे हो रहा है, क्योंकि दोनों अलग अलग बन के क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, एक बार पूछा कि 1995 का जो वो था सिटीजनशिप एक्ट था, उसको रिपील करके कब सरकार ने कौन सा वो लाई, नए रूल्स लाई या नए एक्ट लाई, तो 2003 में आ गया। डायरेक्ट क्वेश्चन था, इन दोनों को कंपाइल करके एक क्वेश्चन बना दिया यहाँ पर कि जो एनपीआर होता है ना, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, वो किसके अंतर्गत है, किसमें उसका जिक्र हो रखा है, तो इन्हीं दो में जिक्र हो रखा है, इन्हीं दो में। अब देखो मैं आपको, देखो मैंने स्क्रीनशॉट ही लगा दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। 2023 का क्वेश्चन है, ये 2024 का क्वेश्चन है। अब आदमी रूल ऑफ लॉ देखेगा कि हाँ ये भाई ये यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, ठीक है, इंग्लैंड से लिया गया।
अच्छा, रूल ऑफ लॉ विधि का शासन चलेगा हिंदुस्तान में, कानून चलेगा। अब ये किसने propound किया था? अब ये देखो, हु propounded द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ? एबी डाइसी, ठीक है। अब उसी की ये शॉर्ट फॉर्म थी, इसका फुल फॉर्म दे दिया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, आसान सा। और आपको देखो केवल एमटीएस पहले एमटीएस पे फोकस करना है। फर्स्ट फोकस ऑन एमटीएस, देन फोकस ऑन सीजीएल, देन फोकस ऑन सीएचएसएल, ऐसे जाना उल्टा उल्टा। एमटीएस में भी पहले 2024 देखो, फिर 23 देखो, फिर 22 देखो, फिर 21 देखो, फिर 20 देखो, फिर 19, बस 19 पे रुक जाना, इसके आगे मत जाना, इतना मोर देन एनफ। इनको टिप्स पे करो, फिर सीजीएल करो, फिर सीएचएसएल करो, ऐसे एक प्रॉपर मेथड से करना है। ये क्वेश्चन देखो, ये एमटीएस 2023 का है, 24 से कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैंने ऐड कर दिया। वो क्यों करा? चाइल्ड मैरिज मतलब बाल विवाह रोकने के लिए कानून पारित करा गया, तो वो कब आया? ठीक है, आपको ईयर तो पता होना चाहिए किस किस साल में आया। 1929 में आया। विडो रीमैरिज नहीं होता, ईश्वर अरविंद सागर जिसके प्रोपोनेंट थे बहुत बड़े। ये सब तो याद करनी है, लेकिन छोटी बात ये भी याद करनी, वायसराय कौन था उस समय? ठीक है, वायसराय कौन था, ये थोड़ा सा याद कर लो, इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो ऐसे समझना है कि कैसे क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन कैसे बन सकता है, आ सकता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है चाइल्ड मैरिज। वायसराय कौन था? गवर्नर जनरल कौन था उस समय? गवर्नर जनरल मत याद करना, वायसराय याद कर लेना बस। गवर्नर जनरल इतना इंपॉर्टेंट नहीं। कि जब विडो रीमैरिज एक्ट आया, चाइल्ड मैरिज आया, सती एबोलिशन आया, उस समय कौन था? शायद सती में विलियम बेंटिंक थे। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इसको याद करना। एक ये देखो, कॉमन सेंस से क्वेश्चन हो सकता था। फाइनेंस कमीशन में चेयरमैन को छोड़ के कितने मेंबर होते हैं टोटल? एक आदमी गेस भी मारेगा ना, तो क्या मारेगा? आप खुद बताओ क्या मारेगा? 4 मारेगा, 5 लोग हैं। अच्छा रुको, मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। जो मैंने पिछली टाइम मॉक सॉल्व कर रहा था ना, मैं आपको मेथड बताया था। जिन लोगों ने वीडियो देखी होगी वो लोग रिलेट कर पाएंगे। मैंने एक मेथड बताया था कि जब आपको कुछ ना पता हो ना, ऐसे क्वेश्चन आ जाए न्यूमेरिक वैल्यू वाले, तो क्या करो, हाईएस्ट वैल्यू पहले हटा दो। ठीक, हाईएस्ट वैल्यू हटा दी। अब जो बची हुई 3 वैल्यू, इसकी मिडिल वैल्यू ले लो। 4। पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जितने भी मॉक देखे हैं, सीजीएल वीजीएल, कितने भी एग्जाम देख लो, इसमें 90% एक चीज काम करती है। ठीक है, अभी ट्रिक कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन हालांकि इसका आपको पता होना चाहिए कि चेयरमैन जो होता है ना फाइनेंस कमीशन में, 5 लोग होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनती है। ठीक है, अभी मैं आपको इकोनॉमी सॉल्व कराऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा उसमें कितने मेंबर होते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, आरबीआई गवर्नर के अलावा होता है कि नहीं होता, आरबीआई गवर्नर के अलावा कितने लोग होते हैं, ये स्टैंडर्ड होती है बॉडीज की, इनमें इतने ही लोग बैठते हैं। ठीक है, इलेक्शन कमीशन जो है कितने मेंबर्ड बॉडी है, मल्टी मेंबर्ड है, सिंगल मेंबर्ड है, अभी कितने मेंबर है, अभी 3 मेंबर है, एक बीच में 1 मेंबर थे। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड बॉडीज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, इनके आपको मेंबर पता होने चाहिए। ठीक है, लेकिन जो मैं आपको ट्रिक बताई, इसको भी थोड़ा देख लेना, जब तुक्का ही मारना हो ना तो ऐसे कर देना। ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू हटा दो, और ये 3 वैल्यू आ रही है, इसकी मिडिल वैल्यू ले लो, और हो जाता है आंसर कई बार ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो कब फाउंड हुआ था? इसमें देखो आप लोग, जाहिर सी बात है, लोग 1950 टिक कर देंगे, 1947 में तो नहीं हुआ था, 1955 में नहीं हुआ था, लेकिन लोग थोड़ा शायद 1952 में कंफ्यूज हो जाए, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि 1951 और 1952 में जनरल इलेक्शन हुए थे। तो हो सकता है लोग कंफ्यूज हो जाए कि 1952 में हुआ, लेकिन ऐसा नहीं, 1950 है। ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन मेरे को एमटीएस में भी क्वेश्चन दिखा था। ठीक है, तो मुझे स्क्रीनशॉट नहीं मिला तो मैंने सीजीएल का अटैच कर दिया, लेकिन एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, डोंट वरी फॉर दैट। एक क्वेश्चन है 2023 का है। अब इसमें मैंने क्यों ऐड करा इसको, इसका क्या रीजन था? ये पूछा गया बांग्लादेश की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? बंगाली हर कोई टिक कर देगा, लेकिन जोंखा जो है ये लैंग्वेज, ये कहाँ की है? आप लोग थोड़ा अपने दिमाग में रिकॉल करो, आंसर मैं आपको 1 सेकंड बाद बता देता हूँ। आंसर इज, आप रिकॉल कर लो पहले दिमाग में, आंसर इज भूटान। ठीक, याद हो गया? ऐसा क्यों करा मैंने, ये तो हो गया। थोड़ा ये भी याद कर लो, कई बार ना ये सिली सिली क्वेश्चन भी दिमाग खराब कर देते हैं। अफगानिस्तान की पूछ लेगा आपसे वो, अफगानिस्तान की लैंग्वेज बता दो, ऑफिशियल लैंग्वेज। श्रीलंका की बता दो, इनकी तो ऊट पटांग नाम है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। म्यांमार की पूछ लेगा, कंफ्यूज हो जाओगे। अब ये भूटान आपको क्लिक हो रहा है, अगर म्यांमार लिखा होता है, हम कंफ्यूज हो जाते। और यही सिली मिस्टेक्स होती हैं भाई, यही नौकरी खा जाती है आप लोगों की। ये सब मेरी बात से रिलेट कर पा रहे होगे। और हाँ, और एक छोटी बात और बता दूं कि मेरी वीडियोस पे व्यूज बहुत कम आते हैं, अगर आप लोग लाइक कर दोगे, थोड़ा सा यूट्यूब प्रमोट कर देगा तो आपकी इच्छा की बात है। सवाल है, स्टैंडर्ड सवाल है कि पंजाब ने लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसको कब अबॉलिश किया था? ठीक है, उसको कब अबॉलिश किया था? आपको ये पता होना चाहिए कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कितने स्टेट्स में, 6 स्टेट्स में। ये आपको स्टैंडर्ड याद होना चाहिए। ये से स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं है, ये एब्सर्ड क्वेश्चन कहूंगा मैं, कहीं से उठ के आ गया, ये रिपीट हुआ हो तो इतना डेटा याद नहीं रहता, लेकिन मुझे इसका आंसर बताना है तो मैं आपको बता देता हूँ। 1 जनवरी 1970 को ऐसा ऐसा हुआ था। ठीक है, लेकिन अब यहाँ से हमको सीख क्या लेनी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधान परिषद किन 6 स्टेट्स में है, ये मुझे याद होने चाहिए। कब बना, कब एबॉलिश हुआ, वो सब छोड़ो, फालतू क्वेश्चन है, ये फालतू क्वेश्चन है, लेकिन ये देख लो किन 6 राज्यों में है, ये बहुत जरूरी है। और एक क्वेश्चन और है कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में 11 सेशन हुए तो कितने दिन चले? ये भी एक एब्सर्ड क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आखिरी सेशन कब हुआ। ठीक, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू ने कब पास करा, आखिरी सेशन कब हुआ, और कब पारित हुआ, ये याद रखना। अभी एब्सर्ड क्वेश्चन है, लेकिन ये ना आपको एक बता रहा है कि ऐसे ऐसी चीजें आप लोग याद करके जाना। 165 इसका करेक्ट आंसर है, अभी याद कर लो, हो सकता है 25 में रिपीट हो जाए, ना हो तो ये दो तीन चीजें बताई ना, ये बस पढ़ लेना एक्स्ट्रा। यही करना होता है यार, यही स्मार्ट वर्क होता है, उसके अलावा कुछ नहीं है। आप फिजूल में भटकते रहेंगे इधर उधर। ठीक है, ये क्वेश्चन अगला, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट पावर टू प्रेसिडेंट टू अपॉइंट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो कैसे अपॉइंट होते हैं? इधर दो दो लेसन लेने हैं आपको। एक तो सुप्रीम कोर्ट के सारे आर्टिकल आपको पता होने चाहिए, टिंच टॉप बिल्कुल। ठीक है,
आपको जरूर पता होगा 124 जो है ये सुप्रीम कोर्ट का जिक्र होता है। इतना अगर आपको पता है तो आप इस पे टिक मार दोगे। 124 के जो सेकंड पार्ट है उसमें ये बात गिवन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसलिए मैंने बोला स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। हालांकि ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। 123, 127, 128 से मिलते जुलते आर्टिकल इसी के आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट के। लेकिन जब आप इनको ध्यान से देखोगे, क्योंकि बहुत स्टैंडर्ड है ना ये, सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करने के लिए आर्टिकल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। हालांकि बहुत क्लोज कॉल है इसमें, लेकिन स्टिल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। एक ये क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा लगा मुझे और मुझे ऐड भी कर दिया। अच्छा उन्होंने पूछा भी, और ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन का भी आपने देखा होगा कि इम्पीचमेंट, ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, महाभियोग, तो सुप्रीम कोर्ट के जज का कैसे हुआ, ठीक है, कब, मतलब पहली बार कब हुआ था। तो अगर आपको पता हो ना पता हो, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। रामास्वामी जो है, वी रामास्वामी, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के वो थे, जज थे, उनके खिलाफ ये ऐसा पारित हुआ था। वो मिसकंडक्ट उनका पाया गया था, तो लोकसभा में इनका चला था। कब, किस ईयर में हुआ था, ईयर पूछ लिया इन लोगों ने, 1991 में। और स्टैंडर्ड क्वेश्चन मैं इसलिए बोल रहा हूँ, स्टैंडर्ड का मतलब समझते क्या होता है कि ना, ये पता होना चाहिए आपको, क्योंकि ये पहली बार ही हुआ था, ठीक है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था, और मेरे ख्याल से अभी तक हुआ नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो जज थे, शायद उन पर भी कुछ होना है, मुझे ज्यादा जानकारी है नहीं, हुआ नहीं अभी, लेकिन ये पहले जज थे, और मेरे ख्याल से इकलौते थे जिन पर ऐसा हुआ। तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है? ऑफकोर्स बनता है। ये बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी। आशा करता हूँ आप लोग पढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच, और कीप प्रिपेयरिंग इन दीज बोरिंग डेज। ये बोरिंग डेज चल रहे हैं, अभी एग्जाम की ना नोटिफिकेशन आई है, ठीक है, एग्जाम की डेट भी नहीं पता, लेकिन अगर स्टिल आप पढ़ोगे और फिर आप देखना, फिर आपको रैंक मित्रा रैंक आईक्यू पे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी रैंक क्या है, मेरे मार्क्स क्या है। आप बिल्कुल एश्योर होकर बैठोगे और आपकी जॉब श्योर होगी। भाई ये बोरिंग डेज है, इनमें एफर्ट मार लोगे ना, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। और मैं यहाँ पर हूँ डिफेंस एग्जाम टिप्स में, आज से नहीं, बहुत बहुत पहले से हूँ आपकी हेल्प करने के लिए, चीजें बताने के लिए, कैसे कैसे चीजें करनी है। ये मैं चाहूँ तो सबको करा सकता हूँ, सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दूं, ठीक है, मेरे बेनिफिट है, बहुत सारे व्यूज आएंगे एंड ऑल दैट, बट ऐसा नहीं, आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि ये जीएस है भाई, ये याद करनी पड़ेगी। खैर मैं भाषण नहीं देता हूँ, यहीं तक सीमित रखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई हो तो लाइक कर लेना, नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना। इससे पहले की जस्ट एक वीडियो उसको जरूर वॉच कर लेना कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।